आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी की पहले इकाई से प्रारंभ करेंगे। इसमें हमें नाभिकीय गुण और कॉस्मिक रेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसकी संरचना कैसी होती है, इस बारे में प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किए उसके बारे में बात करके करेंगे। सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। थॉमसन ने बताया कि परमाणु 1 एंगस्ट्रॉम लगभग त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश एक रूप से वितरित होता है और इस गोले में इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्थानों पर धसे हुए रहते हैं। रदरफोर्ड ने थॉमसन के इस मॉडल को जांचने के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया। उसने धातु की एक बहुत पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों को गिराया। उसने पाया कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों का यह जो विक्षेपण है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाने की ये जो घटना है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। अगर थॉमसन के मॉडल को सही माने जाए तो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है वो 1 डिग्री कोण से कम कोण में ही होना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में इससे ज़्यादा अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन इससे ज़्यादा कोण तक होना भी पाया। इसी प्रयोग को वैज्ञानिकों गाइगर और मार्सडन ने फिर से किया और इस बार उन्होंने भारी तत्वों वाले, अधिक घनत्व वाले तत्वों जैसे सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा के अल्फ़ा कणों को गिराकर किया। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फ़ा कण तो सीधे बिना विचलित हुए चले जाते हैं और कुछ बहुत कम कोणों से प्रकीर्णित होते हैं, और कुछ अल्फ़ा कण ऐसे होते हैं जिनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ तक कि वह अल्फ़ा कण जिस दिशा में आ रहे हैं वापस उसी दिशा में प्रकीर्णित होकर चले जाते हैं। अगर हम इस बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन की जो प्रयोग में बहुत ज़्यादा अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन देखा गया, उसको अगर थॉमसन मॉडल से समझने का प्रयास करें तो वो नहीं समझा सकते, क्योंकि 1 डिग्री कोण से कम ही थॉमसन मॉडल के अनुसार प्रकीर्णन होना चाहिए। तो इन नई चीज़ों के लिए जो कि रदरफोर्ड और गाइगर और मार्सडन के प्रयोगों से जो हमें पता लगी, उनको समझने के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु का नया प्रतिरूप दिया। उसने ये कहा कि अल्फ़ा कणों का बहुत ज़्यादा कोणों से प्रकीर्णन तभी संभव है जब धनात्मक आवेश बहुत ही छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो, और अल्फ़ा कणों का उस धनावेशित नाभिक से कूलम्ब प्रतिकर्षण के कारण यह प्रकीर्णन संभव है। और जिस बहुत छोटे से क्षेत्र में सारा धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित माना गया उसे नाभिक कहा गया, और एक लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के इस छोटे से क्षेत्र में ही समस्त आवेश इकट्ठा है, ऐसा माना गया। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वह नाभिक के चारों ओर एक समान रूप से वितरित होंगे, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग को समझाने के लिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के प्रयोग को समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की। उनमें से पहली परिकल्पना, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि परमाणुओं का जो सारा धनावेश है वो उनके केंद्र पर एक बहुत ही छोटे से आयतन में केंद्रित है, जिसको नाभिक कहते हैं। और ये माना गया, दूसरी बात, कि अल्फ़ा कणों की जो टक्कर है या संघात है उससे नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने नाभिक का भार बहुत ज़्यादा है, अल्फ़ा कणों के टक्कर से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह स्थिर रहता है अपनी जगह पर। तीसरी बात, प्रकीर्णन केवल अल्फ़ा कणों तथा नाभिक के बीच जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, कूलम्ब प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, उसके कारण जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उसके कारण हो रहा है, और इसमें जो आसपास इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चौथी बात ये मानी गई कि नाभिक और अल्फ़ा कण दोनों को हम बिंदुवत मानते हैं। अगर
परमाणु जो पदार्थ जिस पदार्थ के परमाणु की हम बात कर रहे हैं उस पदार्थ की परमाणु संख्या अगर Z है तो नाभिक पर आवेश प्लस Z ही होगा और अल्फा कण पर जैसा हम जानते हैं आवेश प्लस 2E होता है। तो नाभिक और अल्फा कण के बीच में जो कूलम्ब प्रतिकर्षण का बल लगेगा उसको हम K Q1 Q2 अपन R² जैसा हम जानते हैं उससे दे सकते हैं। तो समीकरण 1 के हिसाब से अल्फा कण और नाभिक के बीच में जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा उसको हम 1/4πε0 ZE × 2E/R², जहाँ R दोनों के बीच की दूरी है किसी क्षण पर, तो समीकरण 1 से वो बल हम इस तरह से दे सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह जो दोनों के बीच बल लग रहा है यह बल अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ऐसा बल इस तरह से निर्भर होता है दूरी पर तो जो कण पथ तय करता है वह हाइपरबोला होता है, अति परवलय होता है, जिसके बाह्य फोकस पर नाभिक स्थित होगा। चित्र में भी जैसे दिखाया हुआ है अल्फा कण किस प्रकार से अति परवलयिक पथ पर गति कर रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा और संघट प्राचल या संघात प्राचल बी के बारे में। यदि नाभिक N तथा अल्फा कण के मध्य अगर कोई भी अन्योन्य क्रिया न होती, तो जैसा चित्र में मान लो P की तरफ से कोई अल्फा कण आ रहा है तो वह बिना मुड़े सीधा POM दिशा में चला जाना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि अल्फा कण और नाभिक के बीच में किसी प्रकार की कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है। तो अगर सीधा चला जाता अल्फा कण तो उस स्थिति में नाभिक और इस अल्फा कण के पथ के बीच की जो न्यूनतम लंबवत दूरी है, जो कि हम चित्र में देख रहे हैं MN है, जिसको हम B कह रहे हैं, यह दूरी संघट प्राचल या संघात प्राचल कहलाती है। परंतु नाभिक और अल्फा कण के बीच में कूलम्ब का प्रतिकर्षण बल लगता है, इस कारण नाभिक एक निश्चित दूरी, एक न्यूनतम दूरी जो चित्र में हमने x कह रखी है NA, नाभिक से जो दूरी है NA = x तक पहुंच पाता है और प्रतिकर्षण बल के कारण वह प्रकीर्णित होकर वापस AQ दिशा में चला जाता है। तो अगर हम अल्फा कण के आपतन की दिशा और वापस प्रकीर्णित होकर OQ दिशा माने POM दिशा में आ रहा है और वापस वो AQ या ये कहें कि OQ दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कोण है वह थीटा है और इस कोण को हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। अल्फा कण का अगर हम जो अल्फा कण आ रहा है, प्रकीर्णन जिसका हो रहा है, उसका द्रव्यमान अगर M माने और B को अगर हम संघट प्राचल या संघात प्राचल कहें और नाभिक पर अगर आवेश Z ही है और अल्फा कण मान लो M द्रव्यमान का जो अल्फा कण है मान लो वो प्रारंभिक वेग V0 से गति कर रहा है, नाभिक की ओर V0 वेग से प्रारंभ में आ रहा है। अब कूलम्ब के प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण अति परवलयाकार पथ PAQ पर गति करता है और नाभिक से निकटतम स्थिति उसकी A बिंदु है और वहाँ पर मान लो अल्फा कण का वेग V है। तो अगर हम इस न्यूनतम दूरी NA = x लेकर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएं इस सिस्टम पर, इस निकाय में, तो प्रारंभ में कुल कोणीय संवेग और अंत में कुल कोणीय संवेग बराबर होने चाहिए। तो प्रारंभ में माने P पर जब अल्फा कण मान लो बहुत दूर है नाभिक से, तब उसका जो कोणीय संवेग या निकाय का कुल कोणीय संवेग अगर हम बात करें, क्योंकि नाभिक स्थिर अवस्था में मान रहे हैं तो उसका संवेग 0 हो गया, तो निकाय का कुल संवेग या कहें कि P पर कोणीय संवेग जो अल्फा कण का कोणीय संवेग है वही होगा। तो अल्फा कण जो कि V0 वेग से आ रहा है और उसका द्रव्यमान M है, तो उसका संवेग M भी 0 हो गया और उसका कोणीय संवेग निकालें अगर, तो संवेग मोमेंट ऑफ मोमेंटम, संवेग का अगर हम आघूर्ण निकालें तो जो नाभिक है, जो बिंदु N है, उसके सापेक्ष उसका कोणीय संवेग
उसका जो संवेग की दिशा से लंबवत दूरी b है, तो p पर जो अल्फ़ा कण आ रहा है उसका कोणीय संवेग और n से उसके लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा, माने mv0 इंटू बी। उसी तरह से a पर कोणीय संवेग, अब लंबवत दूरी x है तो a पर वेग v हो गया, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो mv इंटू एक्स होगा, और क्योंकि नाभिक स्थिर है तो उसका संवेग 0 है, तो कोणीय संवेग भी 0 है। तो इससे हमको ये इक्वेशन 1 मिल गई, v/v0 इक्वल टू b/x। इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं हम, तो P पर जो कुल ऊर्जा है, वो P पर जो कुछ भी ऊर्जा है वो अल्फ़ा कण की गतिज ऊर्जा है, क्योंकि नाभिक स्थिर अवस्था में अभी, तो अल्फ़ा कण की वेग v0 है तो वहाँ पर उसकी कुल ऊर्जा हाफ mv0² होगी। और जब कण A पर आ जाता है तब उसका वेग v हो जाता है और गतिज ऊर्जा उसके हाफ mv² होती है। जब अल्फ़ा कण P पर होता है तब वो नाभिक से काफ़ी दूर होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती, पर जैसे जैसे पास आता है इन दोनों के बीच में कूलम्ब अन्योन्य क्रिया होती है, और उसके कारण विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि बढ़ती जाती है। तो जब बिंदु A पर है अल्फ़ा कण, तो इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम, जैसे अगर दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर हैं तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है इस निकाय की वो KQ1 Q2/r होती है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको लिख सकते हैं 1/4πε0 माने K Q1 Q2 माने ZE इंटू 2E, और दोनों के बीच की दूरी नाभिक और अल्फ़ा कण के बीच की दूरी x है, तो ZE इंटू 2E/x हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x का मान इस तरह से निकल जाएगा, और हम यहाँ एक 4ZE²/4πε0 mv0² को k लिखें तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है, जो x का मान k/1 - v²/v0² से दे सकते हैं। इस तरह से हम अब अगर हम अतिपरवलय के गुणों की बात करें तो हम अतिपरवलय के गुणों से जो दूरी NO है और OA है, आप पिछली स्लाइड में जो चित्र है उसको अगर हम देखें तो NO और OA में हम संबंध दे सकते हैं अतिपरवलय की उत्केंद्रता का उपयोग करके। और अगर हम कहें कि एप्सिलॉन अतिपरवलय की सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता है तो NO को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन OA, और अतिपरवलय की उत्केंद्रता हम सेक फाई से देते हैं, जहाँ फाई चित्र में दिखाए गए अनुसार कोण है। तो x का मान हम लिख सकते हैं, क्योंकि x चित्र से हम लिख सकते हैं NO + OA, और NO हमारे पास एप्सिलॉन O है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करें अगर इस इक्वेशन को, तो NO 1 + 1/ε है और एप्सिलॉन सेक फाई के बराबर होता है, तो x का मान हम NO 1 + cos फाई के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से चित्र में अगर हम ट्राइंगल OMN की बात करें तो इस ट्राइंगल OMN से साइन फाई को लिख सकते हैं B/NO, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण। तो NO का मान B/sin फाई हो गया, और इसको ऊपर वाली इक्वेशन में लिख दें हम तो इक्वेशन 3 हमें प्राप्त होती है, x = B 1 + cos फाई/sin फाई। और जैसे समीकरण 1 में हमने लिखा हुआ है v/v0 = b/x, तो इससे v/v0 समीकरण 3 का उपयोग करें तो v/v0 sin φ/1 + cos फाई हो जाएगा, और ये समीकरण 4 इस तरह से प्राप्त हुई। अगर इन दो समीकरणों 3 और 4 का उपयोग हम समीकरण 2 में करें तो हम समीकरण 2 x = k/1 - v²/v0² है, तो 3 और 4 से x और v/v0 का मान समीकरण 2 में रख दें हम, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आती है, और इससे b का मान हम लिख सकते हैं k/2 sin φ/cos फाई हमारे पास आ जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं b = k/2 tan फाई। यहाँ ध्यान रहे हम b जो है वो संघात प्राचल है। अब अगर इस चित्र को हम फिर से देखें तो वहाँ चित्र के अनुसार एंगल 2 फाई + फाई प्लस अगर थीटा करें तो 180 डिग्री होता है, तो इससे हम फाई का मान लिख सकते हैं π/2 - θ/2, और अगर हम tan फाई में फ़ाई का मान लिखें यह, तो tan फाई को cot
θ/2 लिख सकता हूँ। तो पिछली इक्वेशन जो हमने लिखी थी b = k/2 tan phi, उसमें tan phi को मैं cot θ/2 लिख सकता हूँ। तो इससे हमारे पास में जो संघात प्राचल है या संघट प्राचल है उसका मान k/2 cot θ/2 आता है। और k का मान रखें हम तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर mv² डिनोमिनेटर में है, 2 न्यूमरेटर में है। 2 को मैं नीचे ले लूँ तो हाफ mv02 मिलता है, जो कि अल्फ़ा कण की p बिंदु पर गतिज ऊर्जा है, जिसको मैं e लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है, जो कि संघट प्राचल b और प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध देता है। अगर इस समीकरण 5 को अगर देखें हम और जो चित्र यहाँ बना हुआ है उसको अगर देखें तो अलग अलग b के लिए अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन की दिशा दिखाई है चित्र में। और इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे संघात प्राचल b का मान बढ़ता है थीटा का मान कम हो जाता है। यानी जो अल्फ़ा कण बीचों बीच आ रहा है, माने जहाँ b = 0 हमने लिखा है, उस के लिए वह जो अल्फ़ा कण है वो वापस उसी दिशा में माने 180 डिग्री से प्रकीर्णित हो रहा है। और जैसे जैसे b का मान बढ़ता जाता है प्रकीर्णन कोण का मान कम होता जाता है। और जब संघात प्राचल का मान b है तो अल्फ़ा कण थीटा कोण से प्रकीर्णित हो रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे b का मान हम उल्टी तरह से अगर बात करें तो जैसे जैसे b का मान कम होता है प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो संघट प्राचल यहाँ पर जैसे हमने कहा कि 0 से b तक, जब 0 था संघट प्राचल तो 180 डिग्री से प्रकीर्णन हुआ, और जब संघट प्राचल b हो गया है तो थीटा कोण से प्रकीर्णन होता रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि संघट प्राचल 0 से b तक वो अल्फ़ा पार्टिकल जिनके लिए संघट प्राचल 0 से b तक है वो थीटा या इससे ज़्यादा कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। या ये कहें कि यह जो 0 से लेके b संघट प्राचल वाला क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल πb² है, तो इस πb² क्षेत्रफल में जो भी अल्फ़ा पार्टिकल आएंगे वह थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होंगे। इस तरह से हमने संघट प्राचल और प्रकीर्णन कोण के बीच में संबंध की बात की, किस तरह से दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आगे हमको इसी को आगे पढ़ना है और रदरफोर्ड के प्रकीर्णन सूत्र को ज्ञात करना है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।